दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। आज का सेशन है विज्ञान के अति लघुत्तरी प्रश्न डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2023 का। तो समय कम होने की वजह से सीधे शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न, हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो भैया, हरित क्रांति आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नत बीज, उर्वरक और पर्याप्त सिंचाई के साधन द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। मतलब अगर एक शब्द में बोला जाए हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो कृषि में आधुनिक उपकरण, बीज, उन्नतशील बीज और उर्वरक, पर्याप्त सिंचाई आदि के वजह से जो वृद्धि होती है उसे हरित क्रांति कहते हैं। दाब की अवधारणा बताओ। तो किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगता है उसे दाब कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? तो भैया, वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। ठीक, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण जो है वायुमंडल कहलाता है। हाँ, और वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुदाब कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लावन का सिद्धांत क्या है? जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव्य की सतह पर तैरती है, उसे प्लावन का सिद्धांत कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वायुदाब का मात्रक क्या है? तो वायुदाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? तो भैया, जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। एक लाइन में तो तुम्हारा उत्तर हो गया, लेकिन थोड़ा और लिखना पड़ेगा। जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। ये वाल्व वायु के दाब के कारण खुलते या बंद होते हैं तथा खींचे गए जल को वापस नीचे नहीं जाने देते हैं। ठीक, वायु दाब की माप के लिए दो प्रकार के वायु दाब मापी के नाम बताइए। देखो, एक पारा होता है, ठीक है, एक निर्द्रव्य दाब मापी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कुक्कुट पालन क्या है? तो भैया, कुक्कुट पालन जिसमें मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, भेड़ बकरी पालन ये सब करते हैं ना, उसे कुक्कुट पालन कहते हैं। तो या कह एक लाइन में कह सकते हो, मुर्गी पालन को ही कुक्कुट पालन कहते हैं। ये मिनी उद्योग कहा जाता है इसे। एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ है? तो भैया, नरोदा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम में है, ट्राम्बे में भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित हैं? तो भारत में देखो, एक जमशेदपुर हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला और दुर्गापुर। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें का क्वेश्चन है, क्या द्रव्य किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है? तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो भैया, अगला क्वेश्चन है, समस्थैतिकी या होम्योस्टैसिस किसे कहते हैं? ओके, तो जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिकी या होम्योस्टैसिस कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? तो पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को पादप हार्मोन्स कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? तो विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर के पदार्थों का विघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ कह सकते हो ना, एक ही लाइन में बोलो उत्तर। ये छोटा वाला है अति लघु उत्तरीय, तो एक लाइन में बोलो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर में से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं? देखो भैया, पहले तो तुम्हारा गुर्दा हो गया, किडनी या विक्र हो गया। ठीक, विक्र। और क्या, सुसु वाली वाहिनी, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। और तुम्हारी चमड़ी भी उत्सर्जन करती है, जैसे पसीने का। आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियां हैं? तो भैया, मनुष्य के शरीर में कंकाल होता है। ठीक, कंकाल पेशी, आरेखित पेशी, हृदय पेशी या कार्डियो पेशी। आगे बढ़ते हैं। पौधों तथा जीव जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या है? पौधों तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी को युगलीना कहते हैं। ओके। अंग तंत्र क्या है? कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उन्हें अंग तंत्र कहते हैं। ओके। जैसे भोजन पचाने में मुख, जीव आहार नाल, यकृत, अमाशय आदि। अच्छा, अंतः श्वसन या उच्छ्वासन क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेने को अंतः श्वसन कहते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को उच्छ्वासन कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म जैविकी का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जैविकी का पिता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जैविकी का पिता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एक बार और दोहराओ मेरे साथ। सूक्ष्म जैविकी का पिता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक। 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुईस पास्चर ने। फिर से बोलो, किसने की थी? लुई पास्चर ने। वायरस क्या है? वायरस प्रोटीन व न्यूक्लियर अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी हैं। क्या है वायरस? वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से बने उपकोशीय संरचना वाले परजीवी हैं। ठीक। वायरस की खोज किसने की थी? आइवान वस्की ने। रूसी वैज्ञानिक थे आइवान वस्की। वायरस की खोज की थी रूसी वैज्ञानिक आइवान वस्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुरपका मुखपका किस प्रकार का रोग है? तो भैया, खुरपका और मुखपका ये जानवरों में होता है। ये वायरस जनित रोग है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? किसी भी वायरस के एक कण को वीरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरियन। आगे बढ़ते हैं। वायरस संक्रमण के लिए कौन से दो प्रोटीन आवश्यक हैं? तो पहला है एग्लूटिनेंस और दूसरा न्यूरामिनिडेज। क्या है दूसरा? न्यूरामिनिडेज, ये वाला। ठीक। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कोई दो वायरस के नाम लिखिए। एक डीऑक्सी राइबोज वायरस, दूसरा राइबोज वायरस। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयत होता है उन्हें लाइसोजेनिक कहते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में भाई मैं हकलाने लगता हूँ। जीवाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो इसको जरूरी नहीं है यही लिखो, और भी सारे लिख सकते हो, जैसे मलेरिया, हैजा, कालरा, टीबी, क्षय रोग उसी को ही कहते हैं। ठीक, जो वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों के रोकथाम किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? पहले भैया टीकाकरण द्वारा, फिर रासायनिक चिकित्सा द्वारा। ओके, जीवाणु क्या है? तो जीवाणु कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। ओके, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? तो भैया खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैनिंग द्वारा, पाश्चरीकरण द्वारा, कम ताप पर संचय द्वारा। ओके, जीवाणु भक्षी क्या है? जीवाणु भक्षी एक प्रकार का वायरस है जो जीवों पर आक्रमण करता है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्राकृतिक संपदा क्या है? ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्रकृति संपदा कहलाते हैं। मृदा अपरदन क्या है? भूमि की ऊपरी सतह का मिट्टी के कटान या पानी के साथ बह जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण की विधियां। तो भैया स्वस्थनीय संरक्षण और उत्स्थानीय संरक्षण। तांबा तथा सीसा किस प्रकार का खनिज हैं? तो भैया तांबा तथा सीसा अलौह खनिज पदार्थ हैं। ठीक है। हाँ, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है? सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय संपदा है। आगे बढ़ते हैं। खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई 4 तत्व बताइए। तो खनिज संपदा में कौन कौन से आते हैं? तो भैया खनिज संपदा में कोयला आता है, संगमरमर आता है, हीरा आता है, प्राकृतिक गैस आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? ठीक, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? पेट्रोल को पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसे भूमि से गहरे कुएं खोदकर निकाला जाता है, अतः पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? वर्तमान युग में पेट्रोल किसी राष्ट्र के लिए सोने से अधिक कीमती है। इस किसी राष्ट्र की उन्नति काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। कृषि उद्योग, यातायात, संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः पेट्रोल को तरल सोना कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड गोल्ड भी इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो प्रकृति में कार्बन चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर आदि में पाया जाता है। रॉकेट ईंधन के 2 उदाहरण। भैया रॉकेट ईंधन के कितने उदाहरण? 2 उदाहरण पूछे तो लिख सकते हो। मिथिल हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो भैया पेट्रोलियम गैस आइसो ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। कार्बन शब्द का प्रतीक क्या है? इसको तो बच्चा बच्चा बताता है। तो भैया कार्बन शब्द का प्रतीक है C। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। कोयले से प्राप्त ईंधनों के प्रकार बताइए। भैया कोयले से प्राप्त ईंधन क्या क्या होते हैं? जैसे कोल, तार, कोक, कोल, गैस इत्यादि। ठीक। द्रव्य ईंधन के प्रकार क्या हैं? द्रव ईंधन के प्रकार बताइए भैया। मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम। तो भैया सबसे पहले यूरिया बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले यूरिया बना था। आगे बढ़ते हैं। कार्बन कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। हीरा किस प्रकार का पदार्थ है? तो हीरा ठोस पदार्थ है। ओके, हीरा किस प्रकार का पदार्थ है? हीरा ठोस। संक्रामण रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो सकते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक। मधुमेह रोग का मुख्य का लक्षण बताइए। रोगी का मुंह खुश्क रहना तथा अधिक प्यास लगना है। ठीक है। सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है? तो भैया 72 से 80 कर सकते हो आप। रक्त उच्च रक्त शर्करा क्या है? यदि यदि रक्त शर्करा सामान्य से अधिक हो जाती है तो उच्च रक्त शर्करा कहलाती है। रक्त शर्करा का सामान्य स्तर कितना होता है? 70 से 100। दो प्रमुख रोगों के नाम बताए। अरे रोग का नाम बताना है तो बता दो कोई भी रोग का नाम। जैसे बता दो एंजाइना और थ्रोम्बोसिस। बस, आगे बढ़ते हैं। रुधिर दाब क्या है? जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। ठीक। हृदय की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? जल, वायु, सूर्य प्रकाश, वन, मृदा तथा खनिज पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन है। वास स्थान क्या है? जिस स्थान पर जीव वास करते हैं उसे वास स्थान कहते हैं। ओके। दो जलीय पौधों के नाम बताइए। तो एक हो जाता है कुमुदनी, एक हाइड्रिला। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसके कारण पृथ्वी ऊष्मा को ग्रहण करती या रोकती है। ठीक। पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है? तो यह बाह्य तथा आंतरिक अनुकूलन है। ठीक। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? तो गलफड़ा। ध्वनि के तीव्रता का मापन किसमें होता है? तो ध्वनि के तीव्रता का मापन डेसिबल में होता है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकरा कर परिवर्तित होती है तो इस प्रकार की ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की केतली के हत्थे पर या धातु की केतली के हत्थे पर बेत का आवरण क्यों लगा या चढ़ाया जाता है? तो धातु की केतली के हत्थे पर बेत का आवरण बढ़ाया जाता है क्योंकि बेत ऊष्मा का कुचालक होता है। केतली के गर्म होने पर इसे पकड़ने पर आसानी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार का उदाहरण है? तो भैया ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का ऊष्मा का एमके ऊष्मा का ध्वनि MKS पद्धति में मात्रक। भैया ऊष्मा का ध्वनि
में MKS पद्धति मात्रक होता है जूल। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? तो भैया विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप एक अंश बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ओके। जल, आगे प्रश्न, जल तुल्यांक का मात्रक क्या है? ग्राम। जल तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? ग्राम। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रव्य पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज के नीचे होती है। गुप्त ऊष्मा क्या है? तो भैया गुप्त ऊष्मा बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तित कर दे, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। जैसे ठोस से गैस या ठोस से द्रव, द्रव से गैस में आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक कैलोरी से आप क्या समझते हैं? 1 ग्राम जल का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यकता ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक कंपन में चली हुई दूरी को क्या कहते हैं? तो उस दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ताप होता है? तो भैया 37 अंश सेल्सियस से 98.6 अंश फ़ारेनहाइट। SI पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? SI पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन होता है। ओके। ऊष्मा की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है? तो ऊष्मा की मात्रा बराबर भैया पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गुणे पदार्थ की ताप वृद्धि। ओके, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। गलनांक क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म पर द्रव में बदल जाती है, उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा के कुचालक हैं, तो ऊष्मा के कौन कौन से कुचालक हैं? भैया लकड़ी हो गया, कांच हो गया, कागज, ऊन, वायु, ऊष्मा के कुचालक। ऊष्मा के सुचालक लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, डॉट 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 बहुत सारे हैं। दीप्त वस्तु क्या है? जो वस्तु प्रकाश में जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो भैया आज का सेशन इतना ही। अब आगे कल होगा, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, SLS कर दें, मतलब SLS, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री।